ऑनलाइन बच्चों अब फेस टू फेस लगेगी, फेस टू फेस जो लग रही है। हाँ बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में हमने पढ़ लिया था डीआरआर और डीआरआई। अब लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआर। डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट किस किस को है और क्या है। क्या रिक्वायरमेंट है डीआरआर की, वो लिखिए। ओनली unlisted company other than banking company, all India finance institution, housing finance company and NBFC are required to create DRR बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओनली लिस्टेड कंपनी, ऑनलाइन बच्चों भी ध्यान दो, सामने बैठे बॉयज़ भी और पास की क्लास में बैठी गर्ल्स भी। आई थिंक वो तो ध्यान देती हैं, हल्ला तो सिर्फ बॉयज़ करते हैं। सही बोला ना मैंने? हाँ, बार बार तुमको रोकने के लिए कौन आता है? चिल्लाते रहते हो बार बार। चलिए बेटा, मैं आपको सेक्शन 71 की बात नहीं बता रहा हूँ कि सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट भी कहता है कि कंपनी को डीआरआर बनाना चाहिए। सेक्शन 71 में नहीं लिखवा रहा हूँ। मुझे क्या मतलब कंपनीज एक्ट से? मुझे मतलब है सिर्फ मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। मुझे सेक्शन 71 से कोई मतलब नहीं कि कंपनीज एक क्या कहता है कि डीआरआर बनाना चाहिए, पर मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच से कि हर सिर्फ कौन सी कंपनी को बनाना चाहिए डीआरआर? ओनली लिस्टेड कंपनी, सॉरी अनलिस्टेड कंपनी को ही बनाना पड़ता है डीआरआर। और वो भी इसमें 4 कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, एआई मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी को भी डीआरआर बनाना नहीं पड़ता, चाहे वो अनलिस्टेड हो। तो किसी भी मतलब अनलिस्टेड कंपनी के अलावा किसी को भी डीआरआर बनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, डीआरआर required at the rate of 10% of total amount of debentures outstanding। जो डिवेंचर है उस डिवेंचर के अमाउंट का 10% बनाना चाहिए डीआरआर। बेटा ये लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को अदरवाइज भी सेबी की बहुत सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती है। वहां वो सेफ्टी प्रिकॉशन रख लेते होंगे
तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी रखा गया है कि वो DRR बनाए एट द रेट ऑफ 10% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। जितने डिवेंचर है बुक्स में है मतलब आउटस्टैंडिंग है, उसका 10% DRR होना चाहिए। व्हेन टू क्रिएट DRR कब बनाओ? बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के रिडम्पशन के पहले DRR बन जाना चाहिए। डिवेंचर के रिडम्पशन के पहले DRR बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। कितना परसेंट बन जाना चाहिए? 10%। वो भी सिर्फ किस कंपनी को? ओनली अनलिस्टेड कंपनी को। मतलब यदि क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि अनलिस्टेड कंपनी है तो ही DRR की बात ध्यान रखना। इज इट क्लियर? इसमें मेरे समझाने का कुछ भी नहीं है अब, बस ध्यान रख लो कि DRR की रिक्वायरमेंट क्या है। लिख लिया आपने? रिक्वायरमेंट ऑफ DRI। रिक्वायरमेंट ऑफ DRI मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट ना, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, all listed and unlisted companies other than वही banking, all India financial institutions, NBFC and housing finance company are required to purchase sinking fund इन्वेस्टमेंट। वही मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहिए सिर्फ किस कंपनी को? लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, दोनों को चाहिए। ये ध्यान रखना। DRR सिर्फ किसको चाहिए था? अनलिस्टेड को, लेकिन DRI लिस्टेड को भी और अनलिस्टेड दोनों को। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? FD करवा दो। इन्वेस्टमेंट मतलब FDR भी इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा, अबो इन्वेस्टमेंट shall be made at the rate of 15% of amount of debenture redeemable this year। जितने डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका 15% DRI होना चाहिए। किसका 15%? टोटल डिवेंचर का 15% नहीं, जो डिवेंचर इस साल रिडीम होने वाले हैं उसका 15% DRI होना चाहिए। अब वो इन्वेस्टमेंट shall be made before 30th April of the year in which
डिवेंचर आर रिडीमेबल। जिस साल डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उस साल के 30 अप्रैल के पहले पहले ये इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। वैसे आपको प्रैक्टिकली इतना ये डेट ध्यान रखनी नहीं पड़ेगी, बस आपको 15% याद रखना है। 15% किसका? जो डिवेंचर रिडीम होने जा रहे हैं उसका, टोटल डिवेंचर का नहीं, जो रिडीम होने जा रहे हैं उसका। यदि डिवेंचर 10 लाख है और रिडीम होने अभी 2 लाख जा रहे हैं, 10 लाख में से 2 लाख ही अभी रिडीम होने जा रहे हैं, तो आपको 2 लाख का 15% यानी 30,000 ही इन्वेस्टमेंट करना होगा उस ईयर की 30 अप्रैल के पहले पहले। हाँ, नहीं नहीं, बस अमाउंट ऑफ डिवेंचर, अमाउंट ऑफ डिवेंचर, जितने डिवेंचर अमाउंट है उसका। ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो डीआरआर कितना परसेंट? 10% ऑफ डिवेंचर रिडीमेबल या टोटल डिवेंचर? 10% ऑफ टोटल डिवेंचर। लेकिन डीआरआई कितना? जो रिडीम होने जा रहे हैं उसका 15%। अच्छा, डीआरआर किसको लगता है? लिस्टेड को या अनलिस्टेड को या दोनों को? सिर्फ अनलिस्टेड को। लेकिन डीआरआई लिस्टेड को भी और अनलिस्टेड को भी। एग्जाम्पल देखो, आप लेट आए क्या? कितने बच्चों ने लिख लिया? अब बताओ, एक बच्चे के लिए पूरी क्लास क्यों बियर करेगी? बताओ मुझे। बेटा पूरी क्लास ने लिख लिया, आप भी लिख सकते थे। एग्जाम्पल, balances of an unlisted company as on 1st April 2019। 1 अप्रैल 2019 को एक अनलिस्टेड कंपनी के बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। नंबर 1, 6% डिवेंचर्स ₹5 लाख। सेकंड, DRR 35,000। DRI 52। Above debenture are redeemable on 31st March 2020 at 5% premium। पास जनरल एंट्रीज, हमें एंट्री पास करनी है। डिवेंचर 6% के हैं, 5 लाख रुपीज। DRR 35 का है, DRI 52 का है। क्या क्वेश्चन नोट हो गया? बेटा स्पीड मेंटेन करो, पूरी क्लास से पीछे रहने की कोशिश तो बहुत कर सकते हैं, आगे बढ़ने की, उनके साथ चलने की कोशिश करो, पीछे पिछड़ जाओगे। यस, कौन मुझे बताएगा क्या क्या करना होगा? पहले हाथ खड़ा करें फटाफट। ये जो बच्चे लेट आए हैं उनको समझ में कुछ नहीं आएगा अब ना? क्या आएगा? उनको कुछ समझ में नहीं आएगा अब क्या करने वाले हैं। चलो आप बताओ, उनको एहसास कराओ कि लेट आने का नतीजा क्या होता है। पहली एंट्री, हाँ ऑनलाइन में एक बच्चे ने बताया, लेकिन बच्चा आधा अधूरा आंसर है। लवीश
लवी ने बताया और संचय ने बताया। अधूरा रिप्लाई है, आर्यन का भी अधूरा ही है। चलो इधर से फेस टू फेस से कौन बता रहा है? ओहो, इससे तो ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे निकले। ठीक है, कौन बताना चाहता? एक दो, चलो मेरी इच्छा उससे पूछूं, तुम बताओ क्या कब क्या का कब कब क्या क्या एंट्री करें अपन, क्या क्या कब कब करना पड़ेगा? आपको डेटा तो पता ही सारा, कब कब क्या क्या करना पड़ेगा? आप इनकी बात मुझसे पहुंचा दोगे बेटा? हाँ, 30 अप्रैल के पहले पहले डीआर डीआरआई बनाना पड़ेगा। अच्छा, कितने से? यस, इधर आंसर आया, ध्रुव का आंसर आया है और आर्यन का भी। हाँ, ध्रुव का आंसर आया, डीआरआर बनेगा 15 से और डीआरआई बनेगा, डीआरआई बनेगा 23 से। डीआरआई बनेगा नहीं, डीआरआई खरीद। हेलो, चूंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है तो इसको 30 अप्रैल के पहले पहले इसके इन्वेस्टमेंट खरीदने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बनाते हैं या खरीदते हैं? खरीदते हैं। तो बनाने वाली बात कैसे आ गई कि क्रिएट करेंगे डीआरआई, डीआरआई डीआरआई क्रिएट करें? डीआरआई क्रिएट नहीं करते, डीआरआई परचेस करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट कितने हो जाना चाहिए 30 अप्रैल तक? जो डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उसका 15%। तो देखो, इसका बनाओ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1, DRI to be purchased before 30th अप्रैल 2019। 30 अप्रैल 2019 के पहले पहले DRI कितने खरीदना पड़ेंगे? टोटल DRI रिक्वायर्ड 5 लाख के डिवेंचर रिडीम होने जा रहे हैं, उसका 15% 75,000 का DRI हमें रिक्वायर्ड है। इसमें से लेस DRI अवेलेबल 52 के DRI अवेलेबल है, 23 के DRI खरीदने पड़ेंगे 30 अप्रैल के पहले पहले। वर्किंग नंबर 1, DRR ट्रांसफर टू DRR, ट्रांसफर टू DRR, DRR required before redemption 10% ऑफ डिवेंचर 5 लाख, मतलब 50,000 का DRR रिक्वायर्ड है। रिडम्पशन के पहले पहले 50 का DRR हो जाना चाहिए। लेस DRR अवेलेबल 35,000, तो ट्रांसफर टू DRR होगा इस वर्ष 15,000 का DRR बनाना पड़ेगा।
ये हमारे 2 वर्किंग नोट हो गए। जल्दी करो। एंट्रीज नंबर 1, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, 23,000 के DRI खरीदे। ये एंट्री नंबर 1 हुई। हमने DRI खरीद लिए 23,000 में 30 अप्रैल के पहले पहले। अब आ गया, और इधर P&L अप्रोप्रिएशन टू DRR, 15,000 का DRR बनाना पड़ेगा बिफोर रिडम्पशन। ये हमने DRR भी बना दिया। डेट की जरूरत नहीं है। DRR कब बना? ईयर एंड में बना। DRR इन्वेस्टमेंट कब खरीदे? पता नहीं, 30 अप्रैल के पहले पहले, 22 अप्रैल, 28 अप्रैल। अब 6% डिवेंचर डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 टू डिवेंचर होल्डर 525। ये हमने डिवेंचर मनी ड्यू कर दी, रिडम्पशन मनी ड्यू कर दी। और इस प्रीमियम के लॉस को डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस में। P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस 25,000 के प्रीमियम के लॉस को डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रीमियम के लॉस को PL से एडजस्ट कर दिया, और लास्ट में पेमेंट कर दो डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 525। ये था एक एग्जाम्पल फॉर अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी होती तो DRR की जरूरत नहीं होती, लेकिन DRI की जरूरत होती। अब ये जो DRR है ना, 15 का DRR, इसको भेज दो जनरल। DRR जो बनाया अभी अभी आपने 15,000 से, इसको भेज दो जनरल रिजर्व में। DRR टू जनरल रिजर्व 15,000। खत्म, फिनिश, खल्लास। लेट कमर्स सिर्फ लिख पा रहे हैं, समझ कुछ नहीं पा रहे। वो अपने दोस्तों की मदद लेंगे क्लास के बाद कि आज 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या क्या हुआ। 10 मिनट लेट आने से बेहतर होता है कि 1.5 घंटा लेट आओ। जब 15 मिनट घूम सकते हो तो 1.5 घंटा घूमो, उसके बाद कोई मतलब नहीं बीच में आने का। इस लॉस को हमने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। पांच मिनट लेट छूटे थे, इधर मुझे बताया 5 मिनट लेट छूटे। आगे वाले बच्चों ने बताया 5 मिनट लेट छूटे, तो मैंने कितने मिनट लेट स्टार्ट किया? मैं तो टाइम पे आ गया था। स्टार्ट कब किया? स्टार्ट तो मैंने थोड़ा लेट ही किया था। तो आप निखिल सर को क्यों नहीं बोलते टाइम पे आया करे? तो उसकी सजा मुझे क्यों मिले? जिसकी किस्मत खराब, उसके पेड़ में लाइट गई, वही बिहेव करेगा ना। हाँ, ये था। तो बेटा नाराज मत हो। पीछे वाले बच्चे नाराज हो गए, किस तरह 9 मिनट लेट आए थे हम, लेकिन सर ने लेट छोड़ा। बस बस एक बात है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को DRR बनाने की आवश्यकता पड़ती है, वो भी जितने डिवेंचर हैं, जितना अमाउंट ऑफ डिवेंचर उसका 10% उनको DRR बनाना पड़ता है। ये रिक्वायरमेंट है सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए। और दूसरा, DRI इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट सिर्फ किसके लिए? लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, दोनों को DRI की रिक्वायरमेंट है। वो कितना परसेंट? 15%। किसका? जो डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं इस साल, उसका 15% DRI होना चाहिए उस साल की 30 अप्रैल की पहले पहले। बोलिए।
डीआरआर पुराना पहले बनना चाहिए था। जब डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं तो डीआरआर का क्या करते हैं? बस तो अब डिवेंचर रिडीम हो गए तो डीआरआर को भेज दो जनरल रिजर्व में। तो ओपनिंग अमाउंट कहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में? मतलब था ही नहीं ना। अरे ओपनिंग बैलेंस आपको दिए हैं, कहीं डीआरआई दिख रहा है आपको ओपनिंग में? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, पूरा 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 जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना है डीआरआई कुल? डीआरआई कुल कितना हो गया है? वो तो मैंने देखा नहीं। डीआरआर ओपनिंग कितना था? 35, 15 इस साल बना, कुल कितना हो गया? 50 जाएगा डीआरआर टू जनरल। यस, सही बोला बेटा। और अच्छा इन्वेस्टमेंट जो खरीदो उसको बेच दो। इन्वेस्टमेंट कितने हो गए बेटा अपने पास? ओपनिंग कितने थे? 52, अभी खरीदे 23, हो गए कितने? उसको बेच दो। बैंक 75, बैंक से इन्वेस्टमेंट बेच दो, बैंक टू डीआरआई। डीआरआई बेच देंगे, डीआरआई को बेच देंगे और डीआरआर को भेज देंगे जनरल रिजर्व में। पूरे का टोटल डिवेंचर, टोटल मतलब टोटल, वो नहीं लिखा है रिडीमेबल इस साल। आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग टोटल हो गया ना। ठीक है, डीआरआर फंड, यही डीआरआर का मतलब, डीआरआर फंड ही तो होता है। चलिए अब एक काम कीजिए, एक क्वेश्चन देखिए स्टडी मॉड्यूल का। स्टडी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन देखिए। ये आपके मॉड्यूल का 4th क्वेश्चन है, शायद अपने नोट्स में नहीं है ये वाला। क्वेश्चन 4th, फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड। ये बैलेंसेस पैराडाइज कंपनी के हैं और ये एक अनलिस्टेड कंपनी है। इसके बैलेंसेस 1 अप्रैल 2021 के दिए हुए हैं। डिवेंचर 12% डिवेंचर ₹750 और कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब इसके लिए डीआरआर की जरूरत भी होगी और डीआरआई की जरूरत भी होगी क्योंकि ये कंपनी अनलिस्टेड है। फिर बैलेंस ऑफ डीआरआर 25, ओपनिंग डीआरआर 25 का ही है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500 के हैं और ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट 10% सिक्योर्ड बॉन्ड में लगे हुए हैं। ये बॉन्ड है 1125 रुपए वाले, 1125 बॉन्ड 100 वाले, मतलब इनकी फेस वैल्यू भी 1,12,500 है और हमारी कॉस्ट भी 1,12,500 है क्योंकि डीआरआर इन्वेस्टमेंट में 1,12,500 बैलेंस चल रहा है। मतलब हमने ये इन्वेस्टमेंट जिनकी फेस वैल्यू 1,12,500 है उनको खरीदा भी 1,12,500 पे होगा। अच्छा, एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डीआरआर वाज मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब हर साल 31 मार्च को पीएनएल से अमाउंट डेबिट करके ये डीआरआर में क्रेडिट करते हैं। ऑन 31 मार्च 2012 बैंक बैलेंस वाज 750। ऊपर के बैलेंसेस कब दिए हैं? ये हैं 1 अप्रैल 2011 के, और बैंक बैलेंस कब का दिया है? 31 मार्च 2012 का, मतलब 1 साल बाद का है। बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ब्याज मिलना बाकी है। इसमें बैंक जो ब्याज मिला है रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। द इन्वेस्टमेंट्स फॉर रियलाइज एट पार फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अबाउट डेट। इसी दिन 31 मार्च 12 को इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए ताकि डिवेंचर 10% की प्रीमियम पर रिडीम हो पाए। डिवेंचर को 10% की प्रीमियम पर रिडीम करने के लिए इसी डेट को इन्वेस्टमेंट एट पार बेच दिए गए। एट पार मतलब जो फेस वैल्यू है उसी पे बेच दिए गए। 1,12,500 के 1,12,500 बेच दिए गए और वो बेचे होंगे 31 मार्च 12 को। इन्वेस्टमेंट बेचे कब होंगे? वो तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करना कब पड़ता है? 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है या बेचने पड़ेंगे? बेचने हमको इन्वेस्टमेंट कब? 31।
अच्छा, डिवेंचर जब रिडीम होंगे, रिडम्पशन के लिए फंड चाहिएगा, उसके लिए हम डीआरआर क्या करेंगे, डीआरआई को भेज देंगे। डीआरआई मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भेज देंगे। ट्वेल्थ में पढ़ा था कि डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो 100% डीआरआर बनता है। बेटा 100% बनता है यदि आउट ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन कहे तो, पर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा। तो हम तो जितना आवश्यक है एज पर लॉ उतना ही बनाएंगे ना। 100% कंपनी बना सकती है। हम ये जो 10% की बात करें कि डीआरआर 10% मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम की है। कंपनी 10% ज़्यादा भी बना सकती है और डीआरआई 15% मिनिमम है, उससे ज़्यादा खरीद सकती है। हाँ चलिए, तो देखिए ओपनिंग बैलेंसेस कब के हैं, 1 अप्रैल 2011। डिवेंचर 7.5 लाख, डीआरआई सॉरी डीआरआर 25,000, डीआरआई 1,12,500। हर साल पीएनएल में 31 मार्च को ये पीएनएल से डीआरआर में डालते हैं, 31 मार्च को, ठीक है। क्लोजिंग में बैंक बैलेंस 7.5 लाख है। 31 मार्च 12 ये रिडम्पशन की ड्यू डेट है। इसी दिन डिवेंचर को रिडीम करना है और वो भी 10% प्रीमियम पे करना है। उसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने डीआरआई इन्वेस्टमेंट बेच दिए एट पार। ईयर एंड में डीआरआई बेच दिए एट पार। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट March 12। आपको 31 मार्च 12 को बनाना है ये अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अच्छा बताइए, डीआरआर, अच्छा ये कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। इसमें डीआरआर की जरूरत है कितने परसेंट? 10%। 10% ऑफ डिवेंचर अमाउंट आउटस्टैंडिंग। डिवेंचर कितने के आउटस्टैंडिंग है? 7.5 लाख के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है। उसका 10% 75,000 का डीआरआर होना चाहिए, पर है सिर्फ 25 का। तो हमें 25 का डीआरआर है और चाहिए 75, तो 50। इस साल के पीएनएल अप्रोप्रिएशन से डेबिट करके डीआरआर में 50,000 क्रेडिट करने पड़ेंगे और फिर डीआरआर 75 हो जाएगा और बाद में उस डीआरआर को रिडम्पशन के बाद भेज देंगे जनरल रिजर्व में। अच्छा, डीआरआई कितने होना चाहिए? चूंकि ये अनलिस्टेड कंपनी है तो इसको डीआरआई की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी। और डीआरआई कितने होना चाहिए? जितने डिवेंचर इस साल रिडीम होने वाले हैं उसका, जितने डिवेंचर इस साल रिडीम होने वाले हैं उसका 15%। डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं 7.5 लाख, 7.5 लाख का 15%, 1,12,500 होना चाहिए, पर हमारे पास 1,12,500 नहीं है। अच्छा है, तो हमें कुछ नए इन्वेस्टमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं तो खरीदने पड़ते, और वो खरीदने पड़ते इस साल की 30 अप्रैल के पहले पहले। इस साल की 30 अप्रैल के पहले पहले हमें, यदि हमारे डीआरआई यानी ये जो 10% सिक्योर्ड बॉन्ड है ये सिर्फ 1 लाख होते तो हमें 12,500 खरीदने पड़ते इस साल की 30 अप्रैल के पहले पहले। खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि 31 मार्च 12 को जो हमारे पास डीआरआई पड़े हुए हैं 12,500 के, उनको भेज देंगे और उससे जो मनी आएगी उससे डिवेंचर रिडीम कर देंगे। और जो इन्वेस्टमेंट में ब्याज मिलेगा, ये जो डीआरआई है इस पर ब्याज मिलेगा, वो बैंक में आ जाएगा। 11,250 का ब्याज मिलेगा, वो जाएगा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट ओपनिंग कितना था? 7.5 लाख। 11,250 कहाँ से आया? इंटरेस्ट का आया। इन्वेस्टमेंट बेचे 1,12,500 में बेचे, वो भी बैंक में आया। और डिवेंचर होल्डर को 7.5 लाख प्लस 75, 8,25,000 डिवेंचर को पे कर दिया गया। इन्होंने हमसे पूछा है लेजर अकाउंट। तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, इसके बाद बेचे ना। देखो उसके लिखा भी उसके बाद है कि इन्वेस्टमेंट बिके, तब मतलब इन्वेस्टमेंट बेचे तब तक ये बैंक बैलेंस नहीं था ना। और देखो वैसे भी 8.5 लाख पे कहाँ कर पाओगे? 7.5 लाख प्लस 11,250 पेमेंट के लिए फंड ही कम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ लिया आपने? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल का। कंपनी का नाम क्या है स्टडी मॉड्यूल में? स्टडी मॉड्यूल की कंपनी का नाम क्या है? अच्छा छोड़ो,
क्या नाम था उसका, नहीं पता है? पैराडाइज वाला। अच्छा, मैं अकाउंट नंबर क्या आपने पूछा है? और आपके सामने क्वेश्चन ही नहीं है ना। अकाउंट कौन कौन से याद रखो? डिवेंचर अकाउंट, डीआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी मॉडल का। पैराडाइज। पहला अकाउंट क्या पूछा है? डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर का नाम क्या था? 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर अकाउंट। 12% डिवेंचर अकाउंट, ये उन्होंने हमसे पूछा है, बना दिया। फिर क्या पूछा है? डीआरआर। डीआरआर अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर डीआरआई 10% सिक्योर्ड बॉन्ड। और क्या पूछा है? बैंक अकाउंट। और क्या पूछा है? डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये लिख रहे हो क्या बेटा? वही फर्क है। उधर अर्ली बर्ड बेच में तो लिखना अलाउड ही नहीं है। इतना स्पीड में पूछते ही नहीं वहां तो कंपल्सरी है कि आपको, मेरी स्पीड अभी तक तो ये क्वेश्चन है ना, मतलब थोड़ी स्पीड वहां फास्ट होती है। वहां पर ये मैं इतना लिबरल नहीं चलता हूँ, मेरे हिसाब से चलता हूँ। वहां पर फटाफट फटाफट होता है क्वेश्चन। मतलब अभी वो आपके बराबर एक ही दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ, लेकिन वो है ना, मतलब आप लोगों से थोड़ा आगे चल रहे हैं कंपेरेटिवली, हल्के से। तो देखिए, डिवेंचर का बैलेंस 1 अप्रैल 2011 को बाय बैलेंस 7.5 लाख है। डीआरआर का बैलेंस 1 अप्रैल 2011 को 25,000 है। और इधर डीआरआई का बैलेंस 1 अप्रैल 2011 को 1,12,500 है। और ये 31 मार्च 12 साढ़े, ये उन्होंने हमको क्लोजिंग दे दिया है, ओपनिंग नहीं दिया। जिस दिन रिडीम होने वाले उस साल, बाकी सब बैलेंसेस ओपनिंग है, साल के पहले दिन के हैं, लेकिन ये साल के एंड का है। साल के एंड का क्यों है ये? क्योंकि साल की शुरू का देते थे तो हमें साल भर की सेल, साल भर के एक्सपेंसेस, साल भर की परचेस, सारा कैश अकाउंट बनाना पड़ता। तो उन्होंने हमें साल भर का कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि क्या दे दिया? क्लोजिंग बैंक बैलेंस दे दिया। उस दिन जिस दिन डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उस दिन का बैंक बैलेंस दे दिया 7.5 लाख। अब इसके बाद बस, बस ठीक है। अब हम सीधे 31 मार्च 2012 को आ जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा था ये बैंक बैलेंस है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो ये डीआरआई है 10% वाले सिक्योर्ड बॉन्ड, ये आपको पास 1125 हैं, 100 रुपये वाले, ये फेस वैल्यू है। और ब्याज हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू का 10% मतलब 11,250 का इंटरेस्ट मिला होगा, तो बैंक अकाउंट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई 11
1,12,500 जो फेस वैल्यू है इसका 10% फेस वैल्यू भी मिलता है, ब्याज बचा, कॉस्ट पे नहीं। ये ब्याज मिला बैंक में डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट। और वो इंटरेस्ट अकाउंट का क्या हशर होगा, वो पीएल में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्वेश्चन ये सब नहीं देना चाहता, नहीं पूछा, छोड़ दो उसको। ये हमने बैंक टू इंटरेस्ट कर लिया। अब क्या इन्वेस्टमेंट और करने की जरूरत है 30 अप्रैल के पहले पहले, काफी है? इसको 31 मार्च को बेच दो बाय बैंक। 1,12,500 पे ही बेच दिए, 8 पार बेच दिए। डीआरआई अकाउंट में क्रेडिट और बैंक अकाउंट में 2 डीआरआई। 1,12,500 डेबिट, बैंक में आया इसलिए डेबिट, और इन्वेस्टमेंट बिके इसलिए इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट। अच्छा, अब वर्किंग नोट बनाकर बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 31 मार्च 12 वर्किंग नोट, वर्किंग नोट डीआरआर रिक्वायर्ड कितना, 10% ऑफ 7,75,000 का डीआरआर चाहिए, लेस अवेलेबल, ओपनिंग अवेलेबल 25 अवेलेबल है, 50 से डीआरआर और बनाना पड़ेगा। यह है ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू डीआरआर ड्यूरिंग द ईयर। अब हमने यहां कितना 50 ले आए पीनल अप्रोबेशन से, और इसको 31 मार्च को 12 को भेज देंगे जनरल रिडम्पशन के बाद, इस 75 को भेज देंगे जनरल रिजर्व में। करना ही पड़ेगा ना। अब ये डिवेंचर को 31 मार्च 12 को लेके जाओ डिवेंचर होल्डर में, 7.5 लाख के डिवेंचर, डिवेंचर से डेबिट, 7.5 लाख के डिवेंचर, डिवेंचर से डेबिट, और डिवेंचर होल्डर में 31 मार्च 12 को बाय 12% डिवेंचर, 7.5 लाख यहां क्रेडिट। हमने डिवेंचर कैंसिल किए और मनी डिवेंचर को ड्यू कर दी। प्रीमियम, प्रीमियम पूछे नहीं है, पर प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। प्रीमियम बिंग ए लॉस, और लॉस होता है डेबिट, तो एंट्री होगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 75,000 यहां क्रेडिट, और प्रीमियम अकाउंट में डेबिट, उस प्रीमियम अकाउंट का हशर क्या होगा हमसे पूछा नहीं गया, उसको मत बनाओ, बस इसको पेमेंट कर दो 31 मार्च 12 को डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 8.25 यहां से डेबिट, और बैंक अकाउंट में 31 मार्च 12 को बाय डिवेंचर और 8.25 यहां से क्रेडिट, डिवेंचर होल्डर से डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट 8,25,000। बस डिवेंचर खत्म, डीआरआर खत्म, डीआरआई खत्म, बैंक अकाउंट का बैलेंस निकाल दो 4875। अच्छा, ये बैलेंस, एक बच्चा बोला कि सर क्लोजिंग बैलेंस तो क्रेडिट होता है। बेटा कैश का बैलेंस वो लिखते क्रेडिट में है, पर होता वो डेबिट बैलेंस है। तो उसी बैलेंस को मैंने कैरी किया है, कंटिन्यू किया है। ये डेबिट बैलेंस है बिफोर रिडम्पशन, 7.5 लाख है डेबिट बैलेंस बिफोर रिडम्पशन, और 48,750 है डेबिट बैलेंस आफ्टर रिडम्पशन। दोनों दोनों बैलेंसेस एक ही दिन के हैं। 7.5 लाख भी 31 मार्च का है, और 4875 भी 31 मार्च का है। बस फर्क क्या है, एक है 31 मार्च का बिफोर रिडम्पशन, और 48 है 31 मार्च का आफ्टर रिडम्पशन, पर है वो डेबिट बैलेंस। क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था? बोलिए। अब आ जाओ,
नोट्स पर। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, समराइज बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड। क्या क्वेश्चन मिल गया सभी को? समराइज बैलेंस शीट ऑफ कन्वर्टेबल लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2012 स्टूड एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दी है कन्वर्टेबल लिमिटेड की। उसकी लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट कब की दी है? 30 जून 2012। डेट पर ध्यान दीजिए, 30 जून 2012। शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप। जनरल रिजर्व 75 लाख, DRR 50 लाख, 13.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर 1 लाख, डिवेंचर 100 वाले 1 करोड़। 1 करोड़ के डिवेंचर पर ऑलरेडी 50 लाख का DRR बना हुआ है। और ऊपर न ये लिखा है कि ये कंपनी लिस्टेड है, न ये लिखा है कि अनलिस्टेड है, कुछ नहीं लिखा। तो पता नहीं DRR की इसको जरूरत थी भी या नहीं। पर जरूरत हो या ना हो, बना तो सकती है कंपनी। बना रखा है 50 लाख का। इवन ये अनलिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी है जिसपे DRR रिक्वायर्ड होता है, तो भी कितना चाहिए होता DRR? यदि ये कंपनी अनलिस्टेड होती तो DRR कितना लगता? 1 करोड़ का 10%, 10 लाख का DRR काफी था, इसको तो 50 लाख है, मतलब DRR बहुत ज्यादा है। तो आपको फर्दर DRR बनाने की सोचनी भी नहीं है। और यदि ये लिस्टेड कंपनी है तब तो DRR की जरूरत ही नहीं थी। तो 50 लाख है तो ठीक है। अब अदर लोन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नीचे है मतलब अदर लोन लॉन्ग टर्म लोन है। करंट लाइबिलिटी नीचे दी है मतलब अदर लोन लॉन्ग टर्म लोन है। इधर असेट, फिक्स्ड असेट, डिवेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट 40 लाख। अच्छा, यहां तो DRI भी है और DRI भी भरपूर है। 1 करोड़ का 15%, 15 लाख के इन्वेस्टमेंट काफी थे, ये तो 40 लाख है। मतलब फर्दर आपको DRI खरीदने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि DRI 15 लाख से काफी ज्यादा है। कुछ भी नहीं है तो आप कुछ मानो ही मत ना, अनलिस्टेड लिस्टेड कुछ मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ सफिशिएंट है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है 50 लाख, कैश बैलेंस भी भरपूर है, और 50 लाख काफी बड़ा ही अमाउंट होता है। और अदर करंट असेट भी 2 करोड़। अब द डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2012। डिवेंचर 1 जुलाई 2012 को ड्यू है। बैलेंस शीट की डेट के 1 साल बाद या 1 दिन बाद? बैलेंस शीट की डेट है 30 जून 12 और रिडम्पशन है 1 जुलाई 12, मतलब बैलेंस शीट की डेट के जस्ट अगले ही दिन रिडम्पशन होने वाला है, 1 दिन बाद। द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर प्रोवाइडेड दे वर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। डिवेंचर 5% की प्रीमियम पर रिडीमेबल है, मतलब 1 करोड़ के डिवेंचर, 1 करोड़ के डिवेंचर को हमें 1 करोड़ 5 लाख रुपीस पे करना है। ठीक है भाई। And also conferred option to the debenture holder to convert 20% of their holding into equity share at a predetermined price of 15.75 per share and payment in cash। पढ़ो ना इस लाइन को। 20% कन्वर्टेबल है। जो डिवेंचर होल्डर उनको ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपने जो उनका अमाउंट ड्यू होता है, जितना अमाउंट बनता है उसका 20% वो कंपनी के शेयर्स के फॉर्म में ले सकते हैं। वो चाहे तो 20% अमाउंट ले सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट द्वारा, लेकिन बचा हुआ 80% तो उन्हें भी नकद लेना पड़ेगा। अधिक से अधिक 20% अमाउंट के बदले ले सकते हैं वो इक्विटी शेयर, बाकी 80% तो उन्हें भी नकद लेना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कंपल्सन नहीं है, वो चाहे तो पूरा अमाउंट नकद डिमांड कर सकते हैं, ये उनको ऑप्शन है, कंपल्सन नहीं। अच्छा, कंपनी जो अपना इक्विटी शेयर इश्यू करेगी 15 रुपये 75 पैसा में करेगी 15.75 में, जबकि उसकी फेस वैल्यू
इक्विटी की फेस वैल्यू क्या दिख रही है? 10 रुपीज। कंपनी 10 रुपीज वाला शेयर 5.75 की प्रीमियम पर इशू करेगी कन्वर्जन में उन लोगों को जो अपने 20% अमाउंट के बदले इक्विटी शेयर चाहते हैं। अज्यूमिंग डेट, except for 100 debenture holder holding totaling 25,000 debentures, rest of them exercise the option for maximum conversion. सो शेयर होल्डर, सॉरी सो शेयर, हाँ डिवेंचर होल्डर जिनके पास कुल मिलाकर 25,000 डिवेंचर हैं, वो क्या बोलते हैं? हमें शेयर वेयर नहीं चाहिए, हमें तो कैश चाहिए। 25,000 डिवेंचर होल्डर ने शेयर्स लेने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब पूरा पेमेंट वो नकद में ले जाएंगे। लेकिन बचे हुए 75,000 डिवेंचर ने 20% अमाउंट इक्विटी शेयर में लेने का अग्री कर लिया। ये कहा है क्वेश्चन ने। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 44 लाख, इन्वेस्टमेंट बुक्स में 40 लाख के हैं, बिके 44 लाख पर, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि ये प्रॉफिट डीआरआई पर है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट पर है, तो ये प्रॉफिट भी डीआरआर में जाएगा। बोलो ना, ये डीआरआर की ही मनी लगाई गई है डीआरआई में, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की ही मनी लगी है डीआरआई में, तो डीआरआई पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी कहा जाएगा, डीआरआई में जाएगा। अच्छा एक चीज और, आप डिवेंचर के रिडम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हो कितनी? 5 लाख। 1 लाख के डिवेंचर पर 5 रुपए से आपको 5 लाख प्रीमियम भी देनी है। ये प्रीमियम का लॉस भी सेट ऑफ करना पड़ेगा डीआरआर से, डीआरआर से सेट ऑफ कर लो। तो ये 4 लाख का प्रॉफिट जो हुआ था सेल पर, ये कहां काम आ गया? प्रीमियम के सेटअप में काम आ गया। समझते हैं अभी, समझते, टेंशन मत लो। तो हमें इन्वेस्टमेंट की सेल पर 4 लाख का प्रॉफिट भी हुआ है और डिवेंचर के रिडम्पशन पर प्रीमियम देने से 5 लाख का लॉस भी हुआ है। ऑल ट्रांजेक्शन आर पुट थ्रू विदाउट एनी लेग ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को सब कुछ हो गया, कोई डिले नहीं हुआ, सब कुछ 1 जुलाई को हो गया। इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को बिक गए, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर 1 जुलाई को हो गया, डिवेंचर 1 जुलाई को ड्यू कर दिए, 1 जुलाई को उनको पे भी हो गया, 1 जुलाई को ये भी हो गया, 1 जुलाई को फलाना ढिमका सब हो गया। शो यूर कैलकुलेट, रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 1 जुलाई आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू अबव। आपको नई बैलेंस शीट बनानी है और शो यूर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड एंड कैश पेमेंट। कितने इक्विटी शेयर अलॉट करेंगे वो भी वर्किंग नोट में बताओ, और कितना कैश पेमेंट करेंगे ये भी वर्किंग नोट में बताओ। ये आपका आंसर का पार्ट होगा। और बैलेंस शीट आपको रीड्राफ्ट करनी है आफ्टर रिडम्पशन। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लें, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लें। 2 मिनट देता हूं आपको पढ़ने के लिए, 2 मिनट काफी है फिर से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। मन लगाकर क्वेश्चन पढ़ लें। हेलो, क्या पढ़ लिया? नहीं पढ़ा?
बातचीत में टाइम, दोस्तों से बातचीत में टाइम लगा दिया कि पढ़ा है, अपन ने एक नींद निकाल ली हल्की सी। मैं टाइम देता हूं पढ़ने के लिए, कोई बात करने लग जाता है, कोई सो जाता है, सोया एक ही है। अब जो आपको अड़ोस पड़ोस में सोया हुआ दिखाई दे तो क्या करोगे? उसके सामने जाके खांस देना। अच्छा ऐसा मत करना। फिर क्या करोगे? जोर से चिमटी खोड़ना, या फिर पानी डाल देना पास, पानी की बोतल उसके सिर पर डाल देना। अरे अरे मत करो, होली होली हो जाएगी। और अभी शिवराज जी ने होली का ना कहा है, होली कोई नहीं खेलेगा, शिवराज जी ने बोल दिया होली अपने घर में खेलेंगे। पढ़ लिया क्या? बेटा सुनो, कैलकुलेटर उठाओ। उठाओ मतलब उठाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर टच करो। टच करो मतलब हाँ हाँ मैं समझ गया क्या, कैलकुलेटर को अब लिखो उस पर। बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 1 लाख। उसमें से 25,000 तो बोलते हैं भाई हमें शेयर वेयर नहीं चाहिए, उसको घटा दो। बचे कितने? 75,000। यहाँ पर प्रांजल ने तो नंबर ऑफ शेयर मुझे निकाल के बता दिए थे। प्रांजल ने बहुत पहले निकाल के बताया, मैं बोल नहीं पाया। 1 लाख शेयर निकाल दिया आपने? अरे वाह, फेस टू फेस ने भी निकाल दिए 1 लाख। और श्रेयांश जैन ने भी निकाल दिए 1 लाख शेयर्स। बेटा 75,000 डिवेंचर क्या चाहते हैं? 75,000 वाले चाहते हैं कि हमें 20% पेमेंट शेयर्स में दे दो। तो 75,000 इंटू 105, 75,000 डिवेंचर, हर डिवेंचर में देना है 105 105 105 5% की प्रीमियम पर रिडम्पशन। तो 75,000 टू 105, वो जो अमाउंट देना है उसका 20% करो, उसका 20% करो। 15,75,000 आता है। मतलब 15,75,000 का अमाउंट उन्हें इक्विटी शेयर में देना है। डिवाइड बाय 15 रुपया 75 पैसा प्रति शेयर, डिवाइड बाय 15.75 पर शेयर। 1 लाख शेयर आ गए। मतलब जो 75,000 डिवेंचर होल्डर कन्वर्जन में इक्विटी शेयर चाहते हैं उन्हें 1 लाख शेयर देने पड़ेंगे। ये बेटा आपका कुछ गलत आ रहा है, चेक कीजिएगा। 1 लाख शेयर आ रहे हैं, ठीक है बेटा, 1 लाख। और बाकी लोग को सबको पेमेंट नकद में करना पड़ेगा, है ना बेटा? 1 लाख शेयर इश्यू करोगे, 10 रुपए वाला 15 रुपया 75 पैसा में, तो 5 रुपये 75 पैसे की प्रीमियम भी आई कि नहीं आई? सिक्योरिटी प्रीमियम आई 5,75,000। एक शेयर पर 5 रुपया 75 पैसा, तो 1 लाख शेयर पर 5,75,000 की सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आएगी। ये प्रीमियम जाएगी बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। हम चाहें तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, और हम चाहें तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डीआरआर से भी चार्ज कर सकते हैं। कहां से करना लॉजिकल होगा, कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कोई कुछ नहीं कर सकता, कहीं से भी कर सकते हो। पर मैं कहता हूं कि जनरली हम डीआरआर बनाते हैं, तो डीआरआर बनाते वक्त क्या ध्यान रखते हैं कि हमें प्रीमियम भी देनी है। तो प्रीमियम के लॉस के लिए भी हम डीआरआर बना के रखते ही नहीं बना सकते। तो बेहतर है ये प्रीमियम का लॉस भी कहां से चार्ज कर दो, डीआरआर से कर दो। और जो प्रॉफिट ऑन सेल है इन्वेस्टमेंट पर, 4 लाख का प्रॉफिट था ना इन्वेस्टमेंट पर, वो भी डीआरआर में डाल दो। सुनो सोचो समझो, दिमाग के दरवाजे खोलो और सुन सुनकर समझने की कोशिश भी करो। जितना ज़्यादा ओरली सुनकर दिमाग में समझ लोगे उतना आपका माइंड फर्टाइल होते जाएगा। कई लोग को लिखा हुआ ही देखकर समझ में आता है, सुना हुआ देखकर समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने उसकी आदत डाली नहीं, लोड लिया नहीं। लोड लेना सीखो। क्या बोला मैंने? जो 4 लाख का प्रॉफिट होगा ना इन्वेस्टमेंट की सेल पर, वो प्रॉफिट भी केपल ने छिड़का है। उस प्रॉफिट से भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। तो 4 लाख के प्रॉफिट को भी ले जाओ डीआरआर में, और 5 लाख की प्रीमियम के लॉस को भी डीआरआर से चार्ज कर दो। तो सेट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? और फिर जो डीआरआर बचेगा उसको भेज दो जनरल रिजर्व में। इस साल डीआरआर तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बैलेंस शीट जो नई बनेगी, नई बैलेंस शीट उन्होंने पूछी अपने से, अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, हम बैलेंस शीट इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन बढ़ाओ। क्या आप पढ़ाई के बारे में भी कुछ इमेजिन अच्छा कर सकते हैं? तो आदत डालो, कुछ अच्छा सोचने की आदत भी डालो, अच्छा इमेजिन करने की आदत भी डालो।
अब मैं करके बताऊंगा। मैंने कहा ना कुछ बच्चों को ओरली मतलब सुनकर समझ में आता है, कुछ को फिर सॉल्यूशन में जब कराऊंगा तब देखकर। मेरे दोनों बच्चों को ध्यान रखना है, और बच्चों का माइंड फर्टाइल करने के लिए मुझे ओरली भी समझाना पड़ता है। हाँ समझदार बच्चों सुनो, अलर्ट बच्चे सुनो। ये शेयर के बिल कितने शेयर है अभी? 5 लाख। 1 लाख शेयर और इशू करोगे तो ये नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 6 लाख शेयर ऑफ 10, तो आपकी शेयर के बिल आफ्टर रिडम्पशन 60 लाख हो जाएगी। अच्छा ये जनरल रिजर्व 75 का है और डीआरआर 50 का। जरा डीआरआर लिखो ना कैलकुलेटर पर, डीआरआर 50 लाख है। इसमें 4 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जोड़ दो, प्रॉफिट से डीआरआर बढ़ जाएगा, तो डीआरआर हो गया 54 लाख। उसमें से 5 लाख की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन घटा दो, अब बचा डीआरआर 49। इस 49 के डीआर को डाल दो जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व जो 75 लाख था, 75 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 24 लाख हो गया। आपका जनरल रिजर्व नया 1 करोड़ 24 लाख आएगा। समझ में आ जाना चाहिए अभी तक तो। अच्छा ये जो डिवेंचर हैं 1 करोड़ के हैं या खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अदर लोन है या खत्म हो जाएगा? अदर लोन रहेगा। ये लॉन्ग टर्म लोन है, करंट लायबिलिटी है एज इट इज रहेगी, फिक्स्ड एसेट एज इट इज रहेगी। डीआरआर इन्वेस्टमेंट 40 लाख के, ये तो 44 लाख में बिक गए, ये तो 44 में बिक गए, ये तो खत्म हो गए। कैश, हाँ कैश एंड बैंक ओपनिंग कितना था? लिखो कैलकुलेटर पे, कैश बैंक ओपनिंग 50, फटाफट लिखो। अलर्ट, अलर्टनेस बढ़ाओ। ओपनिंग बैंक बैलेंस 50 लाख, इन्वेस्टमेंट बेचने से कैश कितना आया? 44 लाख आया था इन्वेस्टमेंट बेचने से, 44 लाख, उससे बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब हमें डिवेंचर रिडीम करना है, उससे हमारा बैंक बैलेंस घट जाएगा। अच्छा डिवेंचर के रिडम्पशन पे कितना अमाउंट नगद पे करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन करो जरा। डिवेंचर रिडम्पशन में नगद कितना पे करना पड़ेगा बताओ? सही बोल रहे, थोड़ा थोड़ा। हाँ सही है। इधर फेस टू फेस ने एक बच्चे ने सही बता दिया, सबसे आगे बैठे बच्चे ने 8925। ऑनलाइन से एक भी जवाब अभी नहीं आया। 8925 फेस टू फेस सही है बेटा आपका। 8925 नगद पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको पेपर पे लिख के बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, पर टेंशन मत लो। लेकिन बेटा दिमाग चलाने के लिए ओरली पहले लिखो, सुनो सुनो समझो सुनो। 2 तरह से बताऊंगा मैं आपको, ध्यान है बेटा। कितना अमाउंट हमें इक्विटी शेयर में चुकाना पड़ा था? 15,75,000। बताऊं कैसे आया था 15,75? 15,75 हमने चुकाया था शेयर्स के फॉर्म में। अच्छा 1 लाख डिवेंचर है ना, 1 लाख डिवेंचर इंटू 105, कुल अमाउंट देना निकालो। 1 लाख डिवेंचर इंटू 105, 105 प्रति डिवेंचर देना है, कुल अमाउंट देना हो गया 1,05,00,000। 1,05,00,000 में से कितना पेमेंट तो शेयर्स में कर रहे हैं? 15,75 का पेमेंट शेयर्स में कर रहे हैं, वो घटा दो, वो घटा दो, बचाओ पेमेंट 8925 नकद में आ जाएगा। और भी कई तरीके हैं निकालने के, और भी कई तरीके निकालने के मेरे पास, पर मैं वो जब करूंगा तब करके बताऊंगा। तो उससे आपका बैंक बैलेंस क्लोजिंग आ जाएगा। आपने 8925 पेमेंट नगद में कर दिया तो इससे आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस। और अदर करंट असेट जो 2 करोड़ की, वो तो एज इट इज रहेगी। तो क्या नई बैलेंस शीट बन नहीं जाएगी एज इट इज चेंजेस के बाद? हाँ 475 आ रहा है क्लोजिंग बैंक बैलेंस। यस अर्चित और ब्रजराज, गौतम, 475 बैलेंस आ रहा है ना क्लोजिंग, वो आ जाएगा नया बैलेंस आफ्टर रिडम्पशन। तो चलिए, यू आर शो योर कैलकुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड एंड कैश पेमेंट, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट रीड्राफ्ट करनी है। लिखो, लिखोगे? अरे बेटा स्टेप फर्स्ट, ये उनका सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड इन कन्वर्जन। जो उन्होंने पूछा था बेटा, 1 लाख
टोटल डिवेंचर्स 1,00,000 थे, लेस नॉट अग्रीड फॉर कन्वर्जन, ये शेयर्स नहीं चाहते, डिवेंचर का शेयर में कन्वर्जन 25,000 डिवेंचर वाले 100 लोग ये कन्वर्जन नहीं चाहते, छोड़ो उनको, मारो गोली, बचे 75,000। अग्रीड फॉर कन्वर्जन, अग्रीड फॉर कन्वर्जन 75,000 अग्रीड फॉर कन्वर्जन। हाँ बेटा खुद से कर लेंगे, पर सारे बच्चों मैंने कहा था कि मैं जल्दी में समझा रहा हूं बेटा। ये इनको पर शेयर कितना देना है, 10 मल्टीप्लाई बाय पेएबल पर डिवेंचर, टोटल अमाउंट 78,00,000, 78,75,000 का कितना परसेंट शेयर्स में देना है? 20% से ज़्यादा शेयर्स नहीं बांट सकते इनको, अधिक से अधिक यही अमाउंट उनको शेयर्स में। यह आ गया 15,00,000। ये है पेबल इन शेयर्स, पेबल इन, ये वो अमाउंट आ गया जो शेयर्स में पेबल है। तो 15,75,000 का अमाउंट देने के लिए कंपनी अपना एक शेयर 15 रुपये 75 पैसे वाला इशू कर रही है, 15.75 पर शेयर। क्या आ गया? 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स आ गए। अब ये वर्किंग मैंने ओरली बताई थी। अच्छा 25,000 डिवेंचर कैसे आए भाई? मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने खुद ने पढ़ा, फिर आपको 3 मिनट पढ़ने को दिए बेटा, और आपको 25,000 डिवेंचर दिए हैं क्वेश्चन में कि ये लोग डिवेंचर, ये वो डिवेंचर हैं जो कन्वर्जन इक्विटी शेयर में नहीं चाहते, बेटा दिया हुआ है। इससे पता पड़ता है बेटा आप क्वेश्चन में अटेंटिव नहीं हो, ना आपने क्वेश्चन पढ़ा, ना मैंने उस वक्त पढ़ा तब समझा। मैंने क्वेश्चन की लाइन पढ़ी, उसको इंटरप्रेट किया, फिर आपको कहा आप पढ़ो, समझाया भी सही बेटा। अब स्टेप 2, कैश पेबल, ये भी पूछा ना उन्होंने, कैश पेबल, कैश पेबल, टोटल पेबल, टोटल अमाउंट पेबल 1 करोड़, 1,00,000 डिवेंचर पर 105 से 1 करोड़ 5 लाख, इसमें से लेस पेबल इन शेयर्स, लेस पेबल इन शेयर्स, ऊपर निकाल ही रखा है 15,75 पेबल इन शेयर्स है। ये बैलेंस आ गया पेबल इन कैश, पेबल इन 98 लाख, यही ना, 89,25,000। हो गया? ये पेबल है, ये तो उन्होंने पूछा। अब क्या पूछी उन्होंने? बैलेंस शीट पूछी है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एसेट, और ये बनेगी आफ्टर रिडम्पशन। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, शेयर फंड, इसमें नंबर 1, बेटा मेरे पास नोट करने के लिए टाइम नहीं कि आपको नोट करने दूं। नोट नंबर 1,
रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। नॉन करंट लाइबिलिटी में जो भी होगा वो आ जाएगा, और बाद में करंट लाइबिलिटी टोटल आ जाएगा। असेट्स सिर्फ समझ लो, नोट मत करो। नॉन करंट असेट्स, इधर फिर करंट, करंट असेट्स। नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 फॉर, जल्दी से देख लो बेटा, आप समझ लो, बाकी घर पे नोट कर लेना। अथराइज वगैरह दिए क्या? छोड़ दो। इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप। बेटा कितने शेयर है? 6 लाख। इक्विटी शेयर एट रेट ऑफ 10, 60 लाख। अच्छा 6 लाख कैसे आ गए? इसमें से 1 लाख शेयर्स डिवेंचर वालों को कन्वर्जन में इशू किए थे। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि जो शेयर्स आपने इशू किए थे अदर देन कैश, नकद के अलावा, वो आपको हाईलाइट करने पड़ते हैं, इंडिकेट करने पड़ते हैं, इन्फॉर्म करने पड़ते हैं। तो हमने 1 लाख शेयर जो इशू किए थे अभी अभी, बदले में क्या मिला था? नकद या डिवेंचर का क्लेम। मतलब हमने 1 लाख शेयर क्यों इशू किए थे? इंस्टेंट ऑफ डिवेंचर वालों को पेमेंट में किए थे, मतलब बदले में नकद। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 लाख शेयर्स वर इशूड इन कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर। ये नोट लगाना जरूरी है कि 60 लाख के डिवेंचर में से 1 लाख शेयर्स ऐसे जो अदर देन कैश हैं। क्या पहला की 60 लाख, तो आपकी बैलेंस शीट में यह आ जाएगा 60 लाख। अब आया रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। ये सबसे सबसे खास नोट ये है, बाकी तो कोई दम नहीं, बस चेंज करके लिखना है। आप भी लिख सकते हो बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या दिया है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व दिया था, कितना दिया था? 50 लाख। इसमें ऐड करो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आया था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ डीआरआई 4 लाख का प्रॉफिट हुआ था डीआरआई के बेचने पर, वो जोड़ दो। अच्छा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितनी देनी पड़ी थी? 1 लाख डिवेंचर पर 5 रुपए डिवेंचर की प्रीमियम दी थी, वो प्रीमियम को लॉस सेट ऑफ कर दो, लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख, फिर लेस बचा कितना? ट्रांसफर टू, ये जो डीआरआर बच गया इसको भेज दो जनरल, कितना? 40। जो बच गया इसको भेज दो, तो ये कितना हो गया? नील। डीआरआर नील हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि इसको भेज दिया जनरल रिजर्व में। अब जनरल रिजर्व ओपनिंग कितना था? 70। ट्रांसफर फ्रॉम डीआरआर, डीआरआर से 49 लाख आया, 1 करोड़। और तीसरा सिक्योरिटी प्रीमियम आई ना, नई वाली सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व सरप्लस में आती है। 1 लाख शेयर इशू किए थे जिस पर 5 रुपए 75 पैसा प्रीमियम थी, 5.75 की सिक्योरिटी प्रीमियम भी आती है रिजर्व सरप्लस में। बेटा एक क्वेश्चन आपको, यदि आप पूरा ध्यान दे रहे हो समझने पे तो स्लो नहीं लगेगा, फास्ट नहीं लगेगा। यदि आप लिख रहे हो तो जरूर फास्ट लगेगा। मैंने पहले बोल दिया बेटा नोट मत करो। क्या फास्ट हो रहा है? फास्ट थोड़ा तो इसलिए है कि मैं नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं। मैंने पहले बोल दिया कि नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं, और मैंने क्वेश्चन ओरली भी डिस्कस कर दिया, पूरे फिगर ओरली डिस्कस करने के बाद बेटा करवा रहा हूं मैं। कितना आ गया? 1297, 1,29,75,000, 1,29,75,000।
बेटा ये क्वेश्चन आपको फिर से खुद से करना है। हाँ बेटा नॉर्मल है, कई बच्चे बोल रहे हैं नॉर्मल ही है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी में अदर लोन दिया हुआ है क्या? जो लोन था 50 वो एज इट इज रहेगा, करंट लायबिलिटी एज इट इज रहेगी 1 करोड़। बेटा फिल इन द ब्लैंक है, कितना आया? टोटल 3 करोड़ 64 लाख। अच्छा, फिक्स्ड एसेट कितनी दी है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट कितनी है? 1 करोड़, वो एज इट इज रहेगी। हाँ पीडीएफ जल्दी भेज दूंगा, पीडीएफ जल्दी भेजूंगा, वो दिक्कत नहीं है। हाँ करंट असेट्स, अच्छा करंट असेट में क्या क्या है? करंट असेट में कैश के अलावा भी तो है। अदर करंट असेट कितनी? और अब बचा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश कितनी थी? 50 लाख थी। इन्वेस्टमेंट की बेचने से कितनी आई? और डिवेंचर वालों को 8925 पे कर दिया। चाहो तो वर्किंग नोट बना लो, चाहे यहां कर लो, 475। 3 करोड़ 64 लाख 75 हजार, यही है ना? बस आपको खुद को बेटा क्वेश्चन करना है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया स्पीड से, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और पहले आप खुद तो ट्राई करो। हाँ कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा आपको खुद को ट्राई करना है, क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको खुद को अच्छे से ट्राई करना है इसको। बेटा डबल टाइम, पहले हमने पढ़ा, फिर हमने ओरली उसको सॉल्यूशन को डिस्कस किया, फिर हमने उसके सॉल्यूशन के वर्किंग नोट बनाए, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। कुल मिलाकर इसमें हमें कम से कम आधा घंटा तो लगा ही है क्वेश्चन में। बोलो कर लोगे या कोई डाउट है इसके अंदर? कर लेंगे। बोलिए। बेटा डीआरआर 100% हो सकता है, आवश्यक नहीं है, 10% में भी काम हो जाता है, पर यदि कंपनी चाहे कि हमें पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है 100%, तो वो कर सकती है ना। यदि कंपनी ने डिवेंचर इशू करते वक्त प्रॉमिस कर दिया था डिवेंचर होल्डर को कि हम 100% डीआरआर बनाएंगे, तो फिर 100% डीआरआर बनेगा। उस केस में आपका क्वेश्चन अलग तरह से होगा ना। नहीं करता था, माना मैंने, पर अब उस वक्त आपने ये सब भी पढ़ा नहीं होगा शायद। डीआरआर 10%, डीआरआई 15%, बेटा ये अमेंडमेंट आए ना, चेंजेस आए ना, तो जब आपने पढ़ा होगा तब शायद ये चीजें नहीं आई होगी। हाँ तो चेंज हो गया वो, और उसमें भी क्वेश्चन डिपेंड करेगा, यदि 100% डीआर वाला है तो अलग ही दिख जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कि डीआरआर डिवेंचर के 90% तक है, इसका मतलब कंपनी 100% डीआरआर बनाना चाहती थी, उससे लग जाएगा आपको। अब यहां तो 50% ही था, और कंपनी में पीएनएल था ही नहीं जिससे हम बना पाए डीआरआर, जनरल था या तो। यहां तो आप चाहते कि बचा हुआ 50 लाख का रिडम्पशन करें आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है कहाँ? प्रॉफिट है ही नहीं जिससे पीएनएल से आप बनाओ डीआरआर, और डीआरआर जाना है जनरल रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व तो है, पीएनएल तो है ही नहीं वैसे भी इस क्वेश्चन में आपको। बैलेंस शीट बता दो बेटा, पीडीएफ आएगा तब क्या करोगे बताओ मुझे। खुद पर भरोसा रखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालो, नहीं तो एग्जाम में तकलीफ होगी। एग्जाम की चिंता अभी से करो।
अभी वर्तमान में मत जियो बेटा, आप एग्जाम पे जो पेपर देने वाले वो सोच कर चलो और अभी से मेहनत करो, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। और बेटा तो आपको ये बैलेंस शीट तो पीडीएफ पहुंच जाएगी, पर उसके पहले क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। प्रीमियम पूरा लेस क्यों होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम प्रॉफिट से चार्ज करते हैं एक साथ पूरा पूरा, धीरे धीरे नहीं। अब हम प्रीमियम के लॉस को बैलेंस शीट में कैरी नहीं कर सकते, पूरी प्रीमियम पीएनएल से या जनरल से या डीआरआर से चार्ज होगी। यहाँ डीआरआर था तो हमने पूरी प्रीमियम को डीआरआर से चार्ज कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू। क्यों? कितने नंबर का आता है उससे मतलब क्या? 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, कुछ भी हो सकता है।